नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 के खास बुलेटिन सिटी लाइट में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। और सबसे पहले बलरामपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खड़ी ट्रक में आग लग गई है। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। धौरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे खड़ी ट्रक में आग लग गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। धौरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे खड़ी ट्रक में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। और धौरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खड़ी ट्रक में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण अज्ञात है। धौरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। दमकल की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने का कारण पता लगाया जा रहा है। बलरामपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे खड़ी ट्रक में आग लग गई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। बलरामपुर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की, जहां पे खड़ी ट्रक में आग लग गई है। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अब तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। धौरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बलरामपुर में खड़ी ट्रक में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण पता लगाया जा रहा है। धौरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पे आग की लपटें आप साफ देख सकते हैं। बलरामपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप साफ देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग लगी है। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। धौरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब तक आग लगने का कारण अज्ञात है। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे खड़ी ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। और अगली खबर रायपुर से, जहां पे शुक्रवार को आग का जमकर तांडव देखने को मिला। कोटा गुड़ियारी इलाके में स्थित CSEB यार्ड में लगी आग पर काबू पाने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। देर शाम CM विष्णुदेव साय और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। CM साय ने घटना की जांच की भी बात कही है। रायपुर में आग का तांडव। बिजली विभाग के यार्ड में भीषण आग। विकराल आग ने मचाया हाहाकार। आग का ये विकराल रूप देखिए, लपटों का ये विध्वंस देखिए, आसमान तक ये गुबार देखिए। रायपुर के कोटा गुड़ियारी इलाके में भारत माता चौक के पास CSEB के यार्ड में शुक्रवार को आग ने भारी तांडव मचाया। दोपहर के वक्त यहां अचानक आग लग गई। शुरुआती तौर पर पता चला कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। धीरे धीरे ये आग विकराल होती चली गई, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां आग लगने के करीब 1 घंटे बाद पहुंची। ये आग यहां रखे ट्रांसफार्मर और सैकड़ों ड्रम ऑयल के कारण और भड़क गई, जिसके कारण ब्लास्ट भी हुई। खबर मिलते ही दमकल की टीमों के अलावा शासन प्रशासन के विभागों के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आसपास के लोगों को यहां से हटाया गया। तो हमारे घर हम छोड़ के हाथ हम खाली कर दे, अभी जले में हाथ में हम कहाँ खाली कर वो बता कति दा जब वो बच्चों का परीक्षा है, लाइट की व्यवस्था है, न बिजली है न पानी है,
बहुत सा समस्या है। लेके जा रहे हैं लेके जा रहा हूँ मैं अपने बच्चों को। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, ये परेशानी है। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज होता चला गया। एसडीआरएफ की दमकल गाड़ियों के साथ साथ कुछ उद्योगों और आसपास के जिलों से भी दमकल बुलानी पड़ी। कई घंटे तक आग बुझाने की मशक्कत चलती रही। खतरा इस बात का भी था कि अगर बिजली सब स्टेशन तक आग फैलती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए आग को रोकने के लिए जमीन पर पानी फैलाकर लगातार नम रखा गया। दिन ढल चुका था, लेकिन लपटें तब भी शांत नहीं हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद शाम 7 बजे के आसपास आग पर काबू पाया जा सका। बहुत आग लगा था, मतलब बहुत दूर तक इसका जो आंच है वो जा रहा था। हमको काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे हम लोग इसमें बहुत सारा फोम का उपयोग किए, फिर जाके कंट्रोल हुआ आग। देर शाम ग्राउंड जीरो पर सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी भी पहुंचे। इन्होंने हालात का जायजा लिया। सीएम साय ने आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए घटना की जांच की बात भी कही। कारण का भी तो पता नहीं चला है, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर आग लगी। जांच में वो सब रिपोर्ट आएगी तो क्या आवश्यकता, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब देखेंगे। बड़ी घटना घटित हुई है, परंतु भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आग बुझाने के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीएम के सचिव पी दयानंद, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी संतोष सिंह मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि आग की इस घटना की जांच कराएंगे। आग को नियंत्रण करना तो सौभाग्य की बात है, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे खुशी की बात है। कुछ जांच के निर्देश दिएंगे सर? हाँ, किस कारण से लगा है उसका जांच का निर्देश है। निसंदेह रूप से कि जब भी कोई घटना होती है तो और हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उस पर विचार अवश्य किया जाए। इसमें एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा और इसमें ये भी देखा जाएगा कि घटना किस तरह से हुआ है और उसमें जो भी पाया जाएगा उसके हिसाब से हर घटना एक सबक देती है। तो इसमें भी निश्चित रूप से इससे कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा कि नई क्या चेंजेस इसमें करने की जरूरत है। आग विकराल थी, प्रचंड लपटों से शहर धुआं हो गया। इस हादसे में एक राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आर्थिक तौर पर नुकसान बड़ा हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। घटना स्थल पर दमकल के देर से पहुंचने पर यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि ऐसे हादसों पर समय रहते काबू पाने में क्या प्रशासन के इंतजाम अभी नाकाफी हैं? राजेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो कर बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। रोड शो कटंगा चौराहे से आदि शंकराचार्य चौराहे तक करीब 1 किलोमीटर तक होगी। वहीं शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने जबलपुर पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहां पीएम मोदी का ऐतिहासिक रोड शो होगा, जो प्रदेश में भाजपा के मिशन 29 का आगाज करेगा। जनता के बीच वोट की अपील करने आ रहा है, जनसंपर्क करने आ रहा है और हम सबके लिए वो एक अलग क्षण होगा जब हमारी धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के नाते प्रधानमंत्री यहाँ कदम रखेंगे। पलक पावड़े बिछाकर के यहाँ की जनता उनका स्वागत करना चाहती है। हम सब हमारा प्रति मिनट हमारे नेता के इंतजार में है और उनकी जितनी अच्छी तैयारी हो सकती है वो अच्छी तैयारियों के लिए भी हम आह्वान करने भी आए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारियों में जुटी है और 7 तारीख को इतिहास बनेगा रोड शो के माध्यम से और मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीतने का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा सौभाग्य के जबलपुर की संस्कार राजधानी से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास तो बनेगा ही, देश के अंदर भी इतिहास बनेगा। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने पर बीजेपी प्रत्याशी VD शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। जबलपुर में VD शर्मा ने कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने में आनंद आता है, लेकिन अब उन्हें वैसा आनंद नहीं आ पाएगा। VD शर्मा ने कहा, जब से उन्हें पता चला है कि खजुराहो सीट से विपक्ष के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है, तब से उनका मन विचलित है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि लड़ने में ही आनंद आता है। बता दें कि अंतिम मतदाता सूची प्रमाणित न होने के चलते सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस नेता बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन संविधान सुरक्षित हाथों में है। पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर अलग अलग मुद्दे को लेकर तंज कसा है। शिवराज ने कहा कि पहले नेता कितना बड़ा भी भ्रष्टाचार करते थे, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन मोदी जी के राज में कोई अपराध से बच नहीं सकता है। पूर्व सीएम ने कहा राहुल गांधी कह रहे हैं कि यदि 2024 में बीजेपी आई तो देश जल जाएगा। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस देश को जलाएगी। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार ये रट लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। राहुल गांधी जी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। बीजेपी अगर जीती तो देश में आग लग जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पटवारी का कहना है कि कांग्रेस लगातार जनता के बीच जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर बीजेपी के विपरीत माहौल है। साथ ही पटवारी ने बीजेपी से शामिल होने वालों को भ्रष्टाचारी करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी फिनोमा बनाए हुए हैं, उसके विपरीत माहौल है। जमीन पे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है, एक साथ है। बीजेपी का डर, अहंकार और एक इस तरह की फिनोमा ये एहसास कराता है कि वो कांग्रेस के लोगों को हम बीजेपी में ले रहे हैं, ये एहसास कराता है। वो डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के युवाओं से धोखा किया, किसानों से धोखा किया, बहनों से धोखा किया, तो उस धोखे का तो उत्तर दे बीजेपी। इंदौर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही शोभा ओझा को प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नियुक्त किए गए प्रभारियों ने अलग अलग कारण बताकर खुद को प्रभारी पद से मुक्त करने की बात कही है। दोनों नेताओं ने जिम्मेदारी वापस जिसके बाद कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी पूर्व विधायक विपिन वानखड़े को दी है। मामले में भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, यहां कोई नेता काम नहीं करना चाहता। वहीं कांग्रेस ने बचाव करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने निजी कारणों के चलते जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। शोभा ओझा जी, सत्यनारायण पटेल जी प्रभारी बनने से बच रहे हैं, संयोजक बनने से बच रहे हैं, तो कांग्रेस का आपसी अंतर्द्वंद है। ये कांग्रेस की गुटबाजी को प्रदर्शित करता है कि कोई वहां पर चुनाव की कमान लेने वाला नहीं है। नाम वापस नहीं लिए। सत्यनारायण पटेल जी जो है यूपी में व्यस्त हैं और शोभा जी ने अपने कुछ पारिवारिक कारणों से, कुछ उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, इसलिए अपना चूंकि सक्रिय रहेंगी, काम करेंगी, लेकिन उनको वो समय पूरा नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रभारी का जो पद स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घबराहट और बौखलाहट का माहौल है। इस तरह की बातें कर रही है। इधर मुरैना से कांग्रेस विधायक और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, छोटे मोटे विवाद हैं जो जल्द क्लियर हो जाएंगे और 2 दिन में कांग्रेस मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर देगी। उन्होंने कहा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तीनों सीटों पर सर्वे कर रहा है, अच्छे प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। वहीं दिनेश गुर्जर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में धन बल, बाहुबली और सरकारी मशीनरियों का लगातार इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर दिनेश गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को बीजेपी वाले दबाव बनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार में अपनी पूरी मशीनरी कांग्रेस के नेताओं के पीछे छोड़ दी है। उन्हें भी 5 नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से मिले हैं, जिनके जवाब दे दिए हैं। उसके बाद भी लगातार नोटिस मिलते जा रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में है, जो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं सब, और जो हमारे प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह जी, सबकी एक सोच है कि मध्य प्रदेश में मजबूत प्रत्याशी और ताकतवर प्रत्याशी उतारे जाएं जो भारतीय जनता पार्टी के धनबल से लड़ सकें। यहाँ पे सर्वे के लिए लोग भी भेजे थे, जो मोटा एक सर्वे कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी यहाँ मजबूत होगा, और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश कांग्रेस
कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने IBC 24 पर बड़ा बयान दिया है। ग्वालियर मुरैना लोकसभा सीट के कैंडिडेट को लेकर रावत ने कहा है कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर देरी हो रही है, इससे उम्मीदवारों को दिक्कत आएगी। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी ने अपनी लिस्ट 1 महीने पहले ही जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा आज से ठीक 1 माह 2 दिन पूर्व कर दी गई थी। उन्होंने 1 राउंड घूम लिया, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी तरह से जोश में है, पूरी तरह से एनर्जेटिक है। चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को खोज करके प्रत्याशियों का चयन करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि न नौ मल तेल होगा न राधा नाचेगी। सीएम ने कहा कि क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है, जब सरकार ही नहीं आएगी तो फॉर्म का क्या मतलब? हम भी थे 2014 में पार्लियामेंट में, नेता प्रतिपक्ष बनने की औकात नहीं थी कांग्रेस की। 10% उनके सांसद नहीं आए थे। वो तो हमारी सरकार की दरिया दिली थी कि खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आदिवासी केवल वोट बैंक रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में खूब धर्मांतरण हुआ है। धर्मांतरण कर कांग्रेस सरकार वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत जोरों पर था, लेकिन उस सरकार में देखा गया कि उल्टा रिपोर्टकर्ता के ऊपर में कार्रवाई हुई, उनको घंटों थाने में बिठाया गया और जो धर्मांतरण कराते थे उनको थाने में चाय पानी कराया जाता था। लेकिन इसके बाद भी सरकार के कामों में दूर नहीं रही, क्योंकि उनका तो काम भी था कि धर्मांतरण बढ़े ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दी है। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है। कि किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, किस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वो वादों से मुकरते हैं। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने के भाषण के वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता सिविल लाइन थाना पहुंचे। उन्होंने वीडियो एडिट करने, सोशल मीडिया में वायरल करने वालों पर FIR दर्ज करने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप लोग अभी यहाँ थाने आए, किस तरह का वीडियो है ये और किसने पोस्ट किया है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस हताशा में है, निराशा में है। उन्हें मालूम पड़ गया कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा पार्टी जीत रही है और इसलिए भूपेश बघेल जी लगातार कहीं गलत बयानों की सिफारिश कर रहे हैं। वो डंडा और सर फोड़ना मोदी जी का आज उसके सफाई दे रहे थे और आज एक एडिटेड वीडियो माननीय विष्णुदेव साय जी का जारी किया गया जिसमें वो अपील करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ था और बताया कुछ गया। ये एडिटेड वीडियो है। थानेदार जी ने तुरंत जो है वो जो वीडियो चल रहा है उसको रोकने के लिए अभी कार्रवाई करने के लिए कहा है और तुरंत जो है इसके खिलाफ FIR करेंगे। ये कांग्रेसियों की पुरानी आदत पे कोई ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसने मुख्यमंत्री जी के वीडियो को एडिट करके उल जुलूल बयान को उसमें एडिट किया है, जो
कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमने थानेदार जी से मांग की है कि तत्काल इंस्टाग्राम की उस आईडी को ब्लॉक करें और उस वीडियो को स्प्रेड होने से रोके, और तत्काल जो उस आईडी को चला रहा है उसकी गिरफ्तारी की मांग हमने की है। उनका कहना है कि काफी आक्रोश देखा जा रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान को तोड़ मरोड़ कर उसको सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी आक्रोश है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचा। उन्होंने इसकी शिकायत की और उन्होंने कहा कि अगर इस पर तत्काल एक्शन नहीं लेती है पुलिस तो फिर आगे आने वाले दिनों में सड़क की लड़ाई इस पर भी लड़ी जाएगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। 170 लोगों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए क्लब ग्रीन पार्क के अध्यक्ष शशिधर जायसवाल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि शशिधर जायसवाल कभी भी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं था। वो केवल 5 साल तक सत्ता का उन्होंने सुख भोगा। उसके भाजपा में जाने पर फिर से अवैध कारोबार को संरक्षण मिलेगा, जिसके जवाब में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि भाजपा में रहकर अवैध काम करने वालों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। इस मुद्दे पे तो हमको कुछ कहना नहीं है। अब शशिधर जायसवाल गए हैं तो जरूर उनको वहाँ संरक्षण प्राप्त होगा और उनका जो अवैध व्यापार है और फलेगा फूलेगा, इसी उम्मीद से शायद हो गए। देखिए, हर जगह को जब कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसमें विरोध तो होती है। उसके लिए चाहे वो भाजपा उस समय विरोध में बैठी थी, चाहे कांग्रेस विरोध में थी, आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विरोध तो होते रहता है। कोई व्यक्ति विशेष किसी के चारित्रिक अगर किसी के ऊपर आरोप है तो ऐसे व्यक्ति को हम शामिल नहीं करते। अभी भी नियम विरुद्ध कोई भी चलेगा, बार चले या खदान चले या कोई भी ऐसा अवैध कारोबार चलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में कवासी लखमा कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने दरभा ब्लॉक के चिंगपाल पहुंचे, जहां लखमा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की जीत का दावा किया। भूपेश बघेल का फोटो मंत्रालय में हट गया, सब जगह नियम भी हटने का है, कानून भी हटने का है, लेकिन अभी तक उसका आधार कार्ड राशन कार्ड क्यों बट रहा है? इसलिए सब समझ चुके हैं। अगर इसका आधार कार्ड से बढ़ता एक आदमी है तो 5 किलो मिलेगा, हम तो 10 किलो दे रहे हैं। 2 आदमी है तो 20 किलो दे रहे थे, हम तो लोग 10 किलो देंगे। जो पता नहीं, हम तो कुछ लोग तो बटन कांग्रेस को दबाए, लेकिन वोट हमारा MLA नहीं जीता। इस समय मशीन को पढ़ते तक दबाएंगे। चुनावी साल में भाजपा अपना स्थापना दिवस अलग तरीके से मनाने की तैयारी में है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हर मंडल में LED लगाकर सुनाएगी। इसमें सभी मंत्री, विधायक और सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्र में रहकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कल स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, और हर एक मतदान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाने की तैयारी की है। हर मंडल मुख्यालय में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण ऑनलाइन सुना जाएगा। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐन चुनाव के वक्त कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है। कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर की पूर्व महापौर और PCC उपाध्यक्ष वाणी राव ने भी भाजपा का दामन थामकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक क्रिमिनल सिंडिकेट बन गया था, जिसकी बागडोर पूरी कांग्रेस की उनके पास आ गई थी, तो उसमें हम लोगों की जगह कहाँ है? और हम तो आए हैं, या हमारे जैसे लोग, कई परिवार ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, कार्यकर्ता हैं जो काम करना चाहते हैं और उस माध्यम से इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। अव्यवस्थाओं और मनमर्जी के गढ़ बन चुके जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में फाइल कोडिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने से फाइलों के गुमने की समस्या से निजात मिलेगा और विद्यार्थियों को भी बार बार विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा।
दरअसल विश्वविद्यालय में अक्सर ऐसा होता है कि कई विषयों और प्रकरणों से संबंधित फाइलें महीने तक एक ही विभाग में अटकी रहती है। इसके साथ ही फाइलों को ढूंढना भी काफी मुश्किल होता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागों को ये निर्देश दिया है। अभी ये विश्वविद्यालय की जो हमारी नस्तियाँ हैं उसमें नवीन यूनिकोड माननीय कुलपति जी के निर्देश से हम लोगों ने प्रारंभ करा है, जिससे हमें ये सहूलियत हो जाएगी कि हम उन नस्तियों का निपटारा करने में हम लोगों को त्वरित गति प्राप्त होगी। कहाँ नस्तियाँ रुक रही हैं उनको ट्रेस करने में हमको सहूलियत हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समय में हम कर्मचारी और छात्रों की समस्याओं का निराकरण कर सकें। बिलासपुर में बीते दिनों यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत पर शुक्रवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का घेराव कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ भी अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन की लापरवाही से छात्रा की मौत हुई है। हमारी ये मांग है कि पहले उस बहन को मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरा हम सारे छात्राओं का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और तीसरा जो भ्रष्टाचार फैल रहा है यूनिवर्सिटी में वो खत्म होना चाहिए। छात्र यूनिवर्सिटी से लापता हो जाते हैं, दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट होते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है कि उसके यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हॉस्टल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उनको खबर नहीं हो पा रही। बहन का शव उसके घर नहीं पहुंचा था, उस दिन होलिका दहन का कार्यक्रम किए, उसके अगले दिन होली का कार्यक्रम किए। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार यहाँ तक के सिम्स में गए भी नहीं उस बहन के शव को देखने के लिए, उसके परिवार से कोई मिला नहीं। कार्रवाई के नाम पर 8,000 कमाने वाले गार्ड को निलंबित कर दिया गया, किसी अधिकारी को कुछ नहीं बोला गया और जो छात्र आज छात्र के मुद्दों को लेकर बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनको डराया जाता है। विश्वविद्यालय अनाथ पड़ा है, विश्वविद्यालय की विशेष नहीं है कि विश्वविद्यालय में क्या समस्या आ रही है क्या समस्या नहीं आ रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन में जो हमारी बहन गई उसके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है। अगली खबर इंदौर से है, जहां स्वामीनारायण मंदिर में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के मोबाइल से वायरल हुए मैसेज की जांच की, जिसमें पता चला कि आरोपी मृतक अभिषेक यादव स्नेहा जाट से 2019 में रिलेशनशिप में थे। दरअसल शुक्रवार को स्वामीनारायण मंदिर परिसर में अभिषेक यादव ने सबसे पहले दीपक जाट को गोली मारी और उसके बाद अरिहंत कॉलेज में जाकर खुदकुशी कर ली। एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें कि त्रिकोणी प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था सोशल मीडिया में। इन तथ्यों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है और इन पे इन्वेस्टिगेशन में इनमें जो तथ्य हैं इनको वेरीफाइड किया जाकर इनको इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। उसमें अगर ये कहीं ना कहीं CDR में कहीं खरगोन या कहीं बड़वानी या कहीं का अगर कोई कनेक्शन आता है तो उस पर भी वेपन के बारे में भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में पुलिस एक्शन मोड पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च से लेकर चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले गुंडों तक को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के बदमाशों की सूची जारी कर दी है। पुलिस ने 103 बदमाशों का जिला बदर का प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर के पास भेज दिया है। देखिए, नॉन बेलेबल वारंट की तामीलियाँ जिसमें गिरफ्तारी और स्थायी वारंट दोनों ही आते हैं, हम लोगों की बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता है इस समय। नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं, वो ग्वालियर में रह रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के किसी ज़िले में रह रहे हैं या किसी सरहदी प्रांत में रह रहे हैं, उनको पकड़ना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। देखिए, पुलिस के पास जो रिकॉर्ड है, जितने भी थानों के निगरानी बदमाश हैं, गुंडे हैं, उन सभी को हमने बाउंड ओवर कराया है। जितने भी 2013 से लेकर अभी तक इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के दौरान जिन लोगों ने अपराध दर्ज किए जिनके अगेंस्ट में, उन सभी को बाउंड ओवर कराया है। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां नकली घी बनाने के ठिकाने पर प्रशासन की टीम ने दबिश देकर करीब 4000 किलो से ज्यादा का नकली घी जब्त किया है। आशंका है कि ये घी खाने और मंदिरों में दीप जलाने के लिए सप्लाई किया जाता था। इस अवैध धंधे के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है, तो वहीं इस काम में शामिल शख्स बेबाकी से काम करने की बात भी कबूल कर रहा है। पेश है नकली घी बनाने के कथित फैक्ट्री का खुलासा, ये रिपोर्ट देखिए। एक टिन वनस्पति तेल यानी डालडा और एक टिन रिफाइंड ऑयल और बन गया 2 टिन नकली घी। जी हां, नकली घी बनाने के इस अवैध धंधे का खुलासा हुआ है अंबिकापुर में।
जहां प्रशासन और खाद्य औषधि विभाग की टीम ने एक ठिकाने में दबिश देकर करीब 4000 किलो नकली घी जब्त किया है। दरअसल प्रशासन को शिकायत मिली थी कि बाबूपारा इलाके में एक किराए के मकान में नकली घी बनाने का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। यहाँ खुलेआम वनस्पति और रिफाइंड ऑयल को मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। वनस्पति तेल को गर्म करके इसमें रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता था, जिससे तैयार हो रहा था नकली घी। इस कारोबार के सरगना से जब IBC 24 की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अवैध काम करते हैं, इसलिए वो भी कर रहा है। अभी नवरात्रा आ रही है ना, नवरात्रा के आने के चक्कर में सब मंदिर वाले थोड़ा हल्का घी मांगते हैं, दिया वही जलाने के पूजा पाठ के लिए, तो उनको सप्लाई करते हैं। हमें किसी से कोई अनुमति नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है। क्या है सर, दुनिया में लाइसेंस, हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले, छत्तीसगढ़ में लाइसेंस कहाँ मिलेगा? नकली घी बनाने के ठिकाने पर जब प्रशासन और खाद्य औषधि विभाग की टीम पहुंची तो यहाँ मिलावट का काम जारी था। यहाँ ना तो कोई लाइसेंस मिला और ना ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बनाए गए नकली घी के टीन में ये मार्का भी नहीं किया गया था कि ये खाने योग्य है या नहीं। ऐसे में आशंका है कि नकली घी को खाने के लिए भी सप्लाई किया जा सकता था। तेल और डालडा को मिला के यहाँ पर नकली घी बनाने का काम किया जा रहा है। अभी कार्रवाई चल रही है, फूड एवं सेफ्टी दोनों मिला के कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जब्ती कार्रवाई कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार के यहाँ पर लाइसेंस नहीं है। अवैध तरीके से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। उनके तहत जो सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और वनस्पति को मिक्स करके तेल के रूप में अलग से बेचा जा रहा था। उनको नमूना जांच हेतु भेज रहे हैं और इनके ऊपर जो विदाउट लाइसेंस का जो केस है उसके तहत अपन प्रकरण दर्ज करेंगे। बहरहाल नवरात्रि के समय आप और हम घी के दीपक जलाने और भगवान को खुश करने के लिए ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं, मगर आस्था के नाम पर किस तरह का खेल खेला जाता है वो इस कार्रवाई से स्पष्ट नजर आ रहा है। ऐसे में अगली बार आप खाने के लिए या पूजा पाठ के लिए घी का उपयोग करें तो ये जानने की कोशिश जरूर करें कि कहीं ये घी नकली तो नहीं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। खबर इंदौर से है, जहां माणकलाल ज्वेलर्स की दुकान में देर रात चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल दुकान का ताला टूटा पाया गया था। मामले की जानकारी दुकान संचालक ने पुलिस को दी। 10 घंटे के अंदर चोरी का पर्दाफाश किया गया। एसपी ने बताया कि एक युवक के साथ मिलकर एक युवती ने अपने 13 वर्षीय बेटे से चोरी करवाई थी। करीब 20 किलो चांदी और 30 ग्राम सोने के जेवरात चोरी किए गए हैं। नागदा टीम पहुंची और वहां से जो दोनों आइडेंटिफाइड बच्चे सस्पेक्ट थे तो उनको आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ की गई। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जो कालू उर्फ ओम प्रकाश उर्फ अजय, ये बागरी समाज के हैं, 26 साल के रहने वाले हैं। अंबिकापुर जिले में ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां अब साइबर ठगों ने बोर्ड के एग्जाम देने वाले मासूम छात्रों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य खुद को बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी बताकर फोन पर छात्रों के पास कराने और नंबर बढ़ाने का झांसा देकर पैसों की मांग कर रहे हैं। ठगी का ऑडियो रिकॉर्ड भी बाकायदा सामने आया है। वहीं इस फर्जी कॉल से अब छात्रों के परिजन भी परेशान हैं। ठगी की शिकायत बोर्ड दफ्तर को भी है। इसी कारण बोर्ड ऑफिस में इसके लिए पत्र भी जारी किया गया है। बोल रहे थे कि आप 2 विषय में फेल हो गए हो, गणित में और इंग्लिश में, तो बोल रहे थे कि उसमें पैसा चाहिए। 5000 मांग रहे थे। बुलाया था, बोल रहे थे कि संस्कृत और गणित में फेल हो और बोल रहे थे कि 5000 दो तो पास कर दूंगा। क्या बोला? हमने बोला, मेरे पापा के मोबाइल में आया तो पापा बोले हाँ पूछ के बता रहा हूँ, फिर नहीं डाला। तो कहाँ से फोन आया था? रायपुर से। पास नहीं हुए हैं तो पास करवाना है कि नहीं, ऐसे करके कह रहा था। तो मैं बोला कि पास करवाना है, तो पास करवाने के लिए फेल हो गई है तो पैसा लगेगा, ऐसा कहा। पास होने पर कुछ अमाउंट फ़ोन पे या फिर UPI के माध्यम से देने का प्रलोभन उनको दिया गया है। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। इस संबंध में अगर आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस तरह के मामलों में कहीं पर भी कोई पैसे का लेन देन ना करें। मुरैना जिले के सरायछोला थाना क्षेत्र में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल PDS के चावल को ट्रक में लोड कर हरियाणा और राजस्थान माफिया ले जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन बिना कोई कार्रवाई के ट्रक को छोड़ दिया था। IBC 24 पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जाने के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने सरायछोला थाने में पदस्थ 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।
तो ये प्रथम दृष्टया ही अपने आप में ही एक ऐसी चीज लग रही थी कि ये कहीं ना कहीं गलत कार्रवाई है। ट्रक को लाना था तो एक मतअमली से लाना था, तो प्रथम दृष्टया इसी बेसिस पे जो उनकी लापरवाही है वो गंभीर श्रेणी की है, तो उसमें एसपी सर के द्वारा इसमें एक्शन दिया गया है और जो तीनों आरक्षक हैं उनको सस्पेंड किया गया है। गुना जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद भी जिले के सभी एनआरसी यानी पोषण पुनर्वास केंद्र के पलंग खाली पड़े हुए हैं। महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर कुपोषित बच्चों का डाटा फीड किया है, जिसमें ज्यादातर कुपोषित बच्चों की लंबाई में ग्रोथ और सही वजन बताकर उन्हें स्वस्थ करार दिया गया है। बता दें कि जनवरी 2024 में कुपोषित बच्चों के आंकड़े कम देखकर कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने वजन अभियान शुरू किया। इसमें अति कुपोषित बच्चों की संख्या 272 से बढ़कर 1600 के करीब पहुंच गई। वहीं इसके बाद महिला बाल विकास विभाग ने जिले में कुल कुपोषित बच्चों का आंकड़ा देने से बच रहे हैं। फील्ड वो करते हैं, डाटा भी उनका है और पोर्टल भी उनका ही है, और वो उसी के उनके यहाँ से यदि गलती हुई है किस तरह हुई है तो वो ही बता पाएंगे, क्योंकि बच्चे का जब वजन तो घट बढ़ सकता है। वर्तमान में रेफ़र हुए हैं, इसके लिए थोड़ा सा MIS जो है डेटा निकालना पड़ेगा उससे कि कितने रेफ़र हुए हैं। बच्चे जो कुपोषण जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार भर्ती किए जाते हैं, उनमें कुपोषण निकलता है तो उनको 14 दिन तक भर्ती करने का प्रावधान है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के साथ अलविदा के नमाज के समय कुछ मुस्लिम युवकों ने मारपीट कर दी। मस्जिद के पास मारपीट होते देख मौके पर मौजूद राम जन्मभूमि थाना पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए मारपीट करने वाले युवकों को पकड़कर थाने ले गई। आरोपी आयूब और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मारपीट, धमकी देने और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खिड़की में जो है मस्जिदों में जो है 3 लगी हुई है, 2 खिड़की खुली हुई थी, हमारे बगल की खिड़की बंद थी तो हमने कहा हम खिड़की खोल दें, तो ये अय्यूब नाम करके आदमी ये दौड़ करके आया तो हमारी खिड़की बंद कर दिया। तो हमने कहा यार खिड़की क्यों बंद कर रहे हो, जब सब खुली है तो ये भी खुली है, बाहर सुरक्षा कर्मी भी है, मीडिया कर्मी भी है। तो तुरंत हाथापाई करने लगे। हाथापाई करने में तो जो धमकी लगे देने कि कल तो तुम लोगों को हम जान से मार देंगे। रामलला के जन्मोत्सव पर भक्तों को अयोध्या न आने की अपील राम मंदिर ट्रस्ट ने की है। वहीं रामनवमी के दिन भगवान राम अपने भक्तों को 20 घंटे दर्शन देंगे। इस पर लगभग सहमति बन गई है। दर्शन अवधि की तरह दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारों को भी बढ़ाया गया है। वहीं 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक सुलभ दर्शन और आरती के सारे पास निरस्त कर दिए गए हैं। अयोध्या में अत्यधिक दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को संभालना, ये स्वयं दर्शनार्थियों के लिए कष्टदायी ना हो जाए। जनता से ये भी निवेदन करने का विचार आया है कि अपने गांव, अपने मोहल्ले की रामनवमी को उत्साहपूर्वक मनाओ। धार के भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर में चल रहे ASI सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। SC ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की बात कही है। ये याचिका काजी मोइनुद्दीन ने दायर की थी। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि उनकी आज की याचिका जरूर खारिज हो गई है, लेकिन 1 अप्रैल को लगाई गई एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और उसमें स्पष्ट आदेश है कि ASI कोई भी कार्यवाही बिना सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए बगैर नहीं करेगा। साथ ही अदालत ने ASI को यह भी कहा है कि वो भोजशाला परिसर में किसी भी मूल संरचना को सर्वे के दौरान क्षति ना पहुंचाए। हमारी परमिशन के बिना ASI कुछ भी काम नहीं करेगा। फिजिकल कोई एक्सक्यूवेशन नहीं करेगा और किसी तरह की कोई खुदाई नहीं करेगा। और ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाएगी और उसके बिना कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पिलर बेस का हमने जिक्र किया था उसकी क्लीनिंग और हो गई है तो वो और विजिबल हो गया, उसको स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है पिलर बेस से। इंदौर हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित है, आप वहाँ जाएं। आप सुप्रीम कोर्ट बार बार आके समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। ASI के सर्विस से यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जो आपकी इच्छा करेगी आकर के।
खंडवा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े पानी पर तैरते सोलर पावर प्लांट की बिजली लाइन का ट्रायल पूरा हो गया है। साथ ही 100 मेगावाट क्षमता का पहला ट्रांसफार्मर चार्ज होने के बाद काम करने लगा है। एयर केलरा खुर्द के पास बैकवाटर स्थित एम्प कंपनी के पावर प्लांट तक सप्लाई पहुंच गई है। प्लांट में अन्य उपकरणों की टेस्टिंग की प्रतिक्रिया पूरी होने का इंतजार है। पहले चरण में संभवतः 2 दिन में 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। यहां से खंडवा जिले के 6 गांव माखन ग्रिड पर बिजली पहुंचाई जाएगी। अपर कलेक्टर ने बताया कि शुरुआती टेस्टिंग में 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। एशिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ओंकारेश्वर में लगाया जा रहा है और अभी टेस्टिंग चल रही है और लगभग यहाँ पे कुल मिला के 100 मेगावाट बिजली उत्पादन का उद्देश्य है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से ये अभी चूँकि हमारा 25 या 50 मेगावाट से ही शुरू होगा पर अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इंदौर पुलिस ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन किया। इंदौर में एक होटल में 2 दिन पहले मृत पाए गए ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का पुलिस ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के केविन एंडुबेली सोलर प्लांट के काम के सिलसिले में इंदौर आए थे। केविन लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक होटल में रुके थे जहां उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने केविन के शव का पोस्टमार्टम कराया और बेटे को जानकारी दी, लेकिन बेटे ने इंडिया आने में असमर्थता जताते हुए कहा कि उनकी राख उन तक पहुंचा दी जाए। उसके बाद लसूड़िया थाना पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार किया। केविन एंड्रू बेली जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है वो ग्रांड सूर्या होटल में मृत पाए गए थे। फिलहाल एम्बेसी के माध्यम से उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया गया तो उसमें जो कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो जापान में है, अभी आने में बहुत मुश्किलें आ रही है तो उन्होंने एम्बेसी के माध्यम से मैसेज कराया है कि इसका क्रीमेशन इंदौर में ही कराया जाकर और पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा कराया जाकर और इसकी जो अस्थियाँ हैं इनको एम्बेसी के माध्यम से रिश्तेदारों को पहुँचाया जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में IBC24 शक्ति सम्मान 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टॉप विमेन अचीवर्स को सम्मानित किया। संघर्ष से सफलता पाने वाली और अपने दम पर पहचान बनाने वाली विभिन्न क्षेत्र की 25 महिलाओं को IBC24 शक्ति सम्मान 2024 से नवाजा गया। महिलाओं को समर्पित IBC24 शक्ति सम्मान 2024 के गरिमामयी कार्यक्रम में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल और MD नरेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। सम्मान पाने वालों में श्रद्धा महिला मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष पूनम मिश्रा, ब्लू डोर इंटीरियर्स की क्रिएटिव हेड दृष्टि जैन, अग्रवाल नर्सिंग होम की डायरेक्टर डॉक्टर भारती अग्रवाल, कॉस्मेटिक फिजिशियन डॉक्टर सुमेधा श्रीवास्तव, जीवास फैमिली सैलून की डायरेक्टर सुनीता अग्रवाल, गोल्डन ड्रीम्स प्रोडक्शन एंड जीवेश फाउंडेशन की डायरेक्टर भारती वर्मा, रायपुर की समाज सेविका रुचि शर्मा, समाज सेविका अंजू शुक्ला और सेज यूनिवर्सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर शिवानी अग्रवाल शामिल है। इसके साथ ही आशीर्वाद एक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नलिनी मढ़ेरिया, सरगुजा जिले की समाज सेविका उषा अग्रवाल, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर की प्रिंसिपल प्रियंका त्रिपाठी, अदम्य साहस की मिसाल बस्तर की बहादुर बेटी अंजलि सिंह, पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड की डायरेक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा और रूप जीवन हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर रानी संगीता जैन को भी सम्मानित किया गया। श्रेयन आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय के डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर, इंटीरियर डिजाइनर इंदु राठौर, परिहार हॉस्पिटल कवर्धा की डायरेक्टर डॉक्टर प्रियंका सिंह परिहार, पंडवानी गायिका तुर्ना साहू, MMI नारायणा हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर किंजल बख्शी और आनंद हॉस्पिटल प्रसूति सर्जरी एवं ट्रॉमा सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर चांदनी चंद्राकर वर्मा को भी IBC24 शक्ति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। अवार्ड पाने वाली सशक्त महिलाओं में आई नेत्र रायपुर की डायरेक्टर श्रेया कोठारी, केशकाल की समाज सेविका रजिया खान, फैशन डिजाइनर सुमनदीप कौर और जनरल फिजिशियन डॉक्टर पूजा हल्दर का भी नाम शामिल है। इस मौके पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD नरेंद्र गोयल ने कहा कि युवा उद्यमी प्रॉफिट से पहले मेहनत पर ध्यान दे। वहीं शिल्पा शेट्टी ने कहा कि महिला होना ही अपने आप में सुपर पावर है। कार्य कराने वाले लोग महसूस करते हैं।
जितने भी विनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ये एक अच्छा मौका था और मौके का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया और मैं रायपुर आई हूँ। और हमेशा से लोग मुझसे कहते हैं कि रायपुर में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज देख भी लिया और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए सुरेश जी थैंक यू सो मच। हमारे युवा जितने भी उद्यमी हैं, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी हम अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो बॉटम लाइन पे जाते हैं। बॉटम लाइन होती है प्रॉफिट। ये गलत है। जैसे क्वालिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट, डिलीवरी, मैनेजमेंट और डेडिकेशन, इस तरीके की वो लाइनें अगर कवर करेंगे तो हमारी बॉटम लाइन अपने आप बन जाएगी। हम लोग बॉटम लाइन की तरफ पहले भागते हैं, इसलिए आधे उद्यमी फेल होते हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि बॉटम लाइन की तरफ मत देखिए, आप अपना कर्म कीजिए, बॉटम लाइन ऊपर वाला बना के देगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।